Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to discuss very important income tax amendment, and we can say that income tax update, and we will discuss in both the language Hindi and English. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इनकम टैक्स के एक इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट आया हुआ है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल के लिए डिफरेंट प्रोविजंस को जो वीडियोस के थ्रू है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये अमेंडमेंट आपका आया है, ये आपका आया है इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर, और जो अमेंडमेंट है वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड। तो आई बिलीव आपने परक्विजिट्स पढ़ा होगा आपके इनकम अंडर हेड सैलरी में। सो रेंट फ्री एकोमोडेशन के जो है वैल्यूएशन रूल्स में अमेंडमेंट आया है, लेकिन आज इस सेशन में हम रेंट फ्री एकोमोडेशन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विथ हमारा जो अमेंडमेंट है, जो अपडेट आया हुआ है, ठीक है। ये जो अपडेट है हमारा, ये एप्लीकेबल होगा आपको 1 सितंबर 2023 से, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट जो है इसके बाद इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या कोई एग्ज़ाम राइट कर रहे हैं, उनके लिए ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे आप ध्यान में रख के ही इस अमेंडमेंट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो रेंट फ्री एकोमोडेशन, सो हमने देखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन किसको दिया जाता है। जनरली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ होती है वो अपने स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं। तो जब एम्प्लॉयर्स अपनी जो ये फैसिलिटीज़ हैं रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के अपने स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, सो देयर इज़ अ प्रोविजन दैट व्हेन द एम्प्लॉयर्स ऑफर दीज रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस टू देयर स्टाफ, so it is taken care as per the Income Tax Act 1961 that in this situation when the employer provides residential accommodation to their employees, which may be either free of cost, it can be in any mode, it may be free, okay, it may be free or it may be at the concession. So it can be free, 100% free, or it may be you can charge a 50% or 40%. तो हम क्या कह सकते हैं, 100% फ्री हो सकता है या कंसेशनल रेट पे हो सकता है। एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय में क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ठीक है, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फ्री भी हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, कंसेशनल रेट पे भी हो सकता है। तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, ये टैक्सेबल कैसे होता है, एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होता है किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो इन चीज़ों को रट के आते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी। हमारे साथ जुड़ने के बाद कोई चीज़ रटनी नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे, ठीक है। सो विद टाइम कमेंट सेक्शन में आप जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, सो आई विल गिव यू आंसर बट आई नीड सम टाइम, ठीक है। सो एम्प्लॉय के हाथ में क्यों, क्योंकि ये फ़ायदा, ये जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, इसीलिए इसी के एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्सेबल होता है। और क्यों टैक्सेबल हो रहा है, क्योंकि ये कवर आता है हमारे इनकम अंडर हेड सैलरी, और इसलिए टैक्सेबल होता है क्योंकि ये उसे बेनिफिट मिल रहा है। कैसे टैक्सेबल होगा, एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होगा, चाहे फ्री में मिल रहा है या कंसेशन में मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो परक्विजिट है हमारा, ये टैक्सेबल होता है एज पर दी वैल्यूएशन रूल्स, यानी हमारी टैक्सेबिलिटी जो है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 17(2) के अंदर आती है टैक्सेबिलिटी, लेकिन वैल्यूएशन हम वैल्यू यानी अमाउंट हम एज पर वैल्यूएशन रूल्स निकालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली इन प्रोविजन को रीड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी वोकैबुलरी मिल जाए, और जो एस्पिरेंट इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उन्हें भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। So, in case of residential accommodation, employer offer residential accommodation to their staff. As per the Income Tax Act 1961, if an employer provide residential accommodation to its employees, either free of cost or at concessional rate, the value of such benefit is taxable as perquisite in the hands of employees. So the taxability of such rent-free accommodation is governed by Section 17 subclause 2 of the Act, which is Income Tax Act 1961. Further, the valuation, that is a value which we are going to determine in this case, the valuation of such perquisite is determined in accordance with the Rule 3 of the Income Tax Rule 1962. So I hope आपको क्लियर होगा एक बेसिक पिक्चर, भाई ये टॉपिक है क्या, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन है क्या, आपको क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हमारा अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट आया था हमारा, क्या चेंज आया है। तो हमारा सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है, उन्होंने रूल 3 को अमेंड किया है और रूल 3 में वैल्यूएशन को रिवाइज किया गया। आप ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबिलिटी सेम रहेगी, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो वो टैक्सेबिलिटी सेम है। यहाँ पे इन्होंने वैल्यूएशन को रिवाइज किया है रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में, ठीक है। यानी पॉपुलेशन की थ्रेशोल्ड हो, सिटी की रिमोट एरिया हो, इन सारी चीज़ों को इन्होंने रिवाइज किया है। नया जो प्रोविजन है उसको इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर जो है कोई ऐसा एम्प्लॉयज़ है जिनको 1 साल से ज़्यादा की एकोमोडेशन का बेनिफिट मिला है, यानी एज अ परक्विजिट मिला है, तो उसे इन्फ्लेशन से लिंक किया है इन्होंने, यानी वैल्यू में चेंज आने वाला है, ये वैल्यूएशन रूल्स में चेंज आने वाला है। एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर 1 सितंबर 2023 से पहले किया है तो ओल्ड रेट्स एप्लीकेबल होंगे, और इसके केस में 31 अगस्त तक का हमें ओल्ड रेट तक कंप्यूट करना है। यानी हमारा सपोज करो 1 अप्रैल 2023 है से 31 अगस्त 2023, इस केस में हम ओल्ड रेट अप्लाई करेंगे और 1 सितंबर ऑनवर्ड्स हम न्यू रेट्स अप्लाई करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। सो एक बार क्विकली रीड करते हैं हमारे अमेंडमेंट्स को। CBDT, that is Central Board of Direct Tax, has amended Rule 3 providing the revised method for the valuation of rent-free accommodation. The changes are with respect to the valuations, that means the value, that means the taxability will remain the same. Valuation rate, population threshold of a city, and meaning of remote area. Further, a new proviso related to the inflation-linked cap is introduced in cases where the same accommodation is provided to the same employee for more than 1 year. If an employer, that means this is also an amendment which is added, and this one is the other amendment, okay? So if an employer has offered rent-free accommodation prior to 1st September 2023 date, the old rate will be used to determine the perquisite value until 31st August 2023. And from 1st September 2023 onward, the perquisite value will be computed using the new rates. सो आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर। आपको अमेंडमेंट क्लियर हो चुके हैं, तो चलिए एक बार हम डिटेल प्रोवाइसो की ओर बढ़ते हैं और आपको रिकॉल कराते हैं इस सेक्शन में हमने पढ़ा क्या था। एकोमोडेशन यहाँ पे इंक्लूड है हाउस, फ्लैट्स, आप फ्लैट को भी लेंगे, फार्म हाउस है, एकोमोडेशन इन होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कैरावेन, मोबाइल होम, शिप और एनी अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने डिटेल प्रोविजन को हमारे जो है क्लास में कवर अप किया है ऑलरेडी। यहाँ पे हम अमेंडमेंट से लिंक और थोड़ी इंटरनल डिटेल प्रोविजन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है परक्विजिट की, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक किस जगह पे है एकोमोडेशन, लोकेशन वाइज, वहाँ की पॉपुलेशन वाइज, एकोमोडेशन कैसा है, फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले फर्निश्ड या अनफर्निश्ड कैटेगरी देखेंगे। अब एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन ओन किया है या रेंट पे लिया है, हमें वो क्राइटेरिया यहाँ पे चेक करनी होगी, ठीक है। तो जो भी हमारी ये वैल्यू आएगी, टैक्सेबल वैल्यू हमें निकालनी होगी परक्विजिट की, तो जो भी हमने टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट किया उसको हमने रिड्यूस करना है, यानी माइनस करना है अगर कोई भी रेंट के फॉर्म में एम्प्लॉयर ने रिकवरी करी है। भाई एम्प्लॉयर से ऑलरेडी वसूल लिया है, एम्प्लॉई ने हाथ से रेंट पे करा है एम्प्लॉयर को, तो वो जो रिकवरी अमाउंट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है, और हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं इसके बाद इसको। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक वेदर एकोमोडेशन इज फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, whether it is owned by the employer or taken on rent, etc. There are various factors, so we give up some ideas so that there might be a situation you came across a question where the question asked from you that explain the factors related to this particular topic. So you should know, okay, so what can possible factors will be, okay. So the taxable value so calculated shall be reduced by the amount of rent, if any, actually recovered from the employee, okay. So I hope the taxable value is clear. So let's discuss the taxable value in case of government employees, ठीक है। So
अगर जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस केस में हम क्या टैक्सेबल वैल्यू दें, तो हमने कहा टैक्सेबिलिटी तो सेम है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। अमेंडमेंट किस में आया है, वैल्यूएशन में आया है, वैल्यू कंप्यूटेशन में आया, ठीक है। तो एकोमोडेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों तरीके की गवर्नमेंट कवर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज़ को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे कंसेशन पे दे दिया, तो अरे भाई कंसेशन पे दे दिया तो जो अमाउंट रिकवर करी है उसे माइनस करेंगे, ठीक है। नाम इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन है लेकिन कंसेशन भी कवर्ड है यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, अगर उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो जो लाइसेंस फ़ी होती है ना, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, वो लाइसेंस भी कंसिडर होती है, ठीक है। तो जो लाइसेंस फ़ी होगी वो क्या हो जाएगी, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू, ठीक है। अब फर्निश्ड अकोमोडेशन हुआ यानी कुछ फर्नीचर वगैरह उठा के दे दिया, तो भाई और बेनिफिट दिया, पहले तो घर तो दिया ही, अभी फर्नीचर भी दे दिया, तो ऐड हो जाएगा आपका 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब इसमें भी बहुत लोग रट रहे होते हैं कि ऐड करना है, अरे प्रैक्टिकली समझो कि जब दो फायदे दे रहे हैं तो दोनों फायदे को टोटल ही तो किया जाएगा। तो आपको ये रटना नहीं है कि ऐड करना है, इंक्रीज करना, आपको इसे अंडरस्टैंड करना है। कोई डाउट है उसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इंक्रीज करना है विद 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। और अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, बाहर से लिया, हायरिंग की, तब उस केस में क्या, हायर चार्जेस से ऐड हो जाएगा, 10% नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल बात है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर रटने की आपको ज़रूरत पड़ रही है ना, बेझिझक अपनी क्वेरीज को पूछें और उसे क्लियर करें, ठीक है। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। If an accommodation is provided by the central government or any state government to the employee, the taxable value shall be a license fee as determined by the government in accordance with service rule. However, in case of furnished accommodation, value of perquisite shall be increased by 10% per annum of the cost of furniture. Cost of furniture. In case of such furniture is hired by the employer, value of perquisite shall be increased by actual hire charges instead of 10% of original cost of furniture. I hope it's clear. तो provisions को understand करना है, रटना नहीं है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के केस में हमने अमेंडमेंट देखा है। अगर अनफर्निश्ड है, आपको मैंने क्लास के दौरान बताया ही है, आप जिस सीक्वेंस में बताया है ना, आपको उसी सीक्वेंस में करना है अगर आपने क्लास रेफर करी है, और बस अमेंडमेंट डाल देना है और कुछ नहीं, क्योंकि वो एक ट्री डायग्राम है, वो एक स्ट्रैटेजी है। सेम तरीके से सुनोगे, उसी तरीके से रिवाइज करोगे ना, तो माइंड में काफ़ी अच्छे से सेटल होता है, मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाता है। सो ओन्ड किया, एक तो ओन किया यानी जो भी ओनर था, एम्प्लॉयर था, उनकी खुद की थी, ठीक है, उन्होंने रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड की, लेकिन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की, कोई फर्नीचर नहीं दिया। तो बिफोर 1 सितंबर 2023 से हमारी पॉपुलेशन जो थी वो ऐसे डिवाइडेड थी, बिलो 10 लाख, 10 लाख टू 15 लाख, 15 टू 25, 25 टू 40 एंड अबव 40, ठीक है। लेकिन बिफोर आपका क्या था, 7.5%, 10, 10, 15 एंड 15। अभी क्या रिवाइज हो गया, क्या हो गया आपका बिलो 10 लाख और 10 टू 15, यानी हम कह सकते हैं 10 लाख से आपका जो बिलो लेवल है, जो भी लेवल है, टिल 15 लाख आपका 5% ऑफ दी सैलरी है, ठीक है। देन आपका 15 से 40 तक आपका 7.5% है, ठीक है, एंड अबव 40 आपका 10 है। कितना चेंज आ गया ना, आप देख सकते हो। सो टिल 15 लाख आपका 5% है, 15 लाख से आपका 40 लाख 7.5% है, एंड अबव 40 इज 10%। सो ये एप्लीकेबल होगा ऑन और आफ्टर, यानी अगर 1 सितंबर को भी हो रहा है ना, तब भी आपका रिवाइज एप्लीकेबल होगा। क्लियर? आई होप अमेंडमेंट ये आपको क्लियर हो चुका हो। न्यूमेरिकल हम सेपरेटली कवर अप करेंगे, डिटेल में हमारा न्यूमेरिकल कवर्ड होगा, ठीक है, जो क्लासेस के दौरान इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने, अब ओनरशिप का हमने डिस्कस किया, यहाँ हम लीज्ड और रेंटेड की बात करेंगे, हमारा सेम चल रहा है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है।
So if an employer takes an unfurnished property on lease or on rent and provide it to the employee, the taxable shall be lower of 10% of salary or actual rent. ठीक है, पहले क्या था 31 अगस्त तक 15% ऑफ दी सैलरी था। तो एक अमेंडमेंट हमें ये देखने को मिला कि अगर लीज और रेंट पे लिया है, तो हमने ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं देखा है, प्राइवेट सेक्टर में अमेंडमेंट हमने देखा है। ठीक है, सो लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है तो 10% ऑफ दी सैलरी या एक्चुअल रेंट जो भी आपका लोअर हो, ठीक है, वो आपकी अनफर्निश्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने एकोमोडेशन 1 साल से ज़्यादा प्रोवाइड किया और एक एम्प्लॉय को सेम एकोमोडेशन उस सेम एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी हमारा एक अमेंडमेंट है, न्यू अमेंडमेंट है, एक नया चेंज है। Where the same accommodation is continued to be provided to the same employee for more than 1 year, the valuation in subsequent year not exceed the first year's valuation adjusted by cost of inflation index. Don't worry, हम जब numerical करेंगे तो आपको numbers के थ्रू और clear हो जाएगा। In this context, the first year means the financial year 23-24 or the financial year in which accommodation was provided to the employee, whichever is later जो बाद में पड़ रहा है। ठीक है, thus the perquisite value of rent free accommodation in subsequent years shall be lower of the following: perquisite value computed as per above rule और फर्स्ट ईयर perquisite वैल्यू एडजस्टेड एज पर द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्यों किया गया भाई, महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया है तो ये एक प्रोविजन लिया गया। कई बार क्या एक ही एम्प्लॉय है उसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, या उस लोकेशन में वो प्रोवाइडेड होते हैं और उनको 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट्स के अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो इस प्रोविजन को यहाँ पे लिया गया है। हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। ठीक है, तो हमने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स 23-24 ये हमारा पहला ईयर माना गया। आई होप आपको रिकॉल हो, इसे हमें फर्स्ट ईयर ही माना है। तो 348 है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स और फर्स्ट ईयर के परक्विजिट को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर का जो एडजस्टेड हमें वैल्यू है, तो फर्स्ट ईयर का आपने परक्विजिट ले लिया, सब्सिक्वेंट ईयर जो भी आपका नेक्स्ट ईयर है उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स और फर्स्ट ईयर का आपको लेना है। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे हमारा 348 हो रहा है। क्यों 348 हो रहा है, क्योंकि इस सेक्शन में मेंशन है कि फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसको फर्स्ट ईयर माना गया, यानी फर्स्ट ईयर हमेशा आपका 348 होना वाला है आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो, कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, आपको एडजस्टेड निकालना है तो आपको सब्सिक्वेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर बाय आपको फर्स्ट ईयर यानी 23-24 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पे लेना है। ठीक है, अब फर्निश्ड एकोमोडेशन हमने अनफर्निश्ड निकाल लिया, अनफर्निश्ड हमें निकालना आ गया, तो बस इस पर फर्नीचर का ऐड करते चले जाओ, फर्निश्ड आ जाएगा। सो इफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइड्स फुल्ली फर्निश्ड और पार्शली फर्निश्ड, ठीक है, तो यहाँ पे फुल्ली और पार्शली दोनों बोल दिया गया है। Accommodation to the employee, the taxable value is computed in the following step. First, compute the value of perquisite assuming accommodation is an unfurnished property. तो पहले unfurnished की तरह वैल्यू निकाल लो, फिर 10% पर एनम, ध्यान रखिए अब सब में 10% हो गया, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ये भी ध्यान रखना है, ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। सारे तरीके के फर्नीचर हो, हाउस अप्लाइंसेस, कोई भी गैजेट्स हो जो एम्प्लॉयर ने ओन की हो और एम्प्लॉय को प्रोवाइड की हो। ठीक है, इन केस ऑफ फर्नीचर इज हायर, अगर हायर किया गया है तो उस केस में क्या होगा, हायर चार्जेस ले दिए जाएंगे, आपकी फर्नीचर का 10% नहीं लिया जाएगा। सिंपल फंडा। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करे किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, उसकी पोस्टिंग हो रही है किसी अदर प्लेस में, तो होटल में स्टे हमें चेक करना होता है जो कि 15 डेज का क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर अप टू 15 डेज है, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अबव आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज परक्विजिट्स। क्लियर, if any employer provides hotel accommodation to an employee on his posting to another place, remember it should be another place, a different place, nothing would be taxable if his stay in hotel is up to
15 days. ठीक है, during the year it is very important to check that it's whole year, not in a month. ठीक है. However, if stay exceeded 15 days, the taxable value of additional days shall be lower of. Okay, so if it's exceed 15 days, then what will be the taxable value? We will compute the additional. Suppose an employee who stays for 18 days, then we will compute for 16, 17 and 18. That is 3 days. The additional days, okay, shall be the lower of 24% of the salary of such period or actual charges incurred by employer on such stay. Whichever is lower is the perquisite. If an employer pay charges separately for lunch, dinner, laundry, those should be taxed separately. But if there is a composite tariff for accommodation, then lunch, dinner, laundry shall be taxed under the rent-free accommodation. Clear? If the guest house in which stay is provided is owned by the employer, guest house is owned by the employer, the taxable shall be computed assuming that it is unfurnished or furnished accommodation as case may be provided to the employee. ठीक है, तो अगर गेस्ट हाउस है कोई, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय स्टे कर रहा है और वो गेस्ट हाउस आपके एम्प्लॉयर का ही है, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे? फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, सेम तरीके से उसका प्रोवाइजो इनकम टैक्स का आपका एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, हम जो सैलरी कंप्यूट करते हैं वो ड्यू बेसिस पे कंप्यूट करते हैं. ठीक है, ड्यू यानी जब आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो वो आपकी कंसिडर कर दी जाएगी एज ए सैलरी. तो हमें बेसिक सैलरी लेना है, सैलरी की मीनिंग, डीए लेना है, बोनस, कमीशन लेना है, फीस, टैक्सेबल अलाउंसेस, लीव इनकैशमेंट और अदर टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट लेते हैं. However, exempt allowance, perquisites, employer contribution to PF, retirement benefits shall not be included in salary. यानी जो टैक्सेबल है उसी को लेना है, एग्जेम्प्ट चीज़ें नहीं लेनी है. Tax paid by the employer on behalf of employee is a perquisite and therefore not includable in the salary for the purpose of perquisite. तो ये इसको अलग से क्यों बताया गया? ऐसा केस लॉ आया था, इसलिए इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने अलग से इसमें मेंशन कर दिया है. क्लियर है? ओके, सो आई होप द सैलरी इज क्लियर विथ यू. एग्जेम्पशन हो जाता है कई बार, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन होने के बावजूद एग्जेम्प्ट है. कौन से केसेस हैं क्विकली देख लेते हैं. अगर रिमोट लोकेशन पे है तो एग्जेम्प्ट है. क्विकली रीड करते हैं. इफ अ हाउस इज एट रिमोट लोकेशन, द रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ माइनिंग site or onshore oil exploration site, project execution site or a dam site or a power generation site, offshore site shall not be taxable in following situation. Situation A, size of house is not more than 1000 square feet and it is situated at least 8 km away from local limit of a municipality or cantonment board. Situation B, it is provided in a remote area which is at least 30 km away from a town, the population of which is less than 1 lakh as per 2011 census. Next, first exemption हो गया. Second exemption, rent free official residence provided to the judges of High Court. Judges of Supreme Court is exempt. Rent free accommodation provided to the officer of parliament, union minister, leader of opposition in parliament, serving chairman, member of UPSC, exempt. Rent free accommodation, if an employee is provided with an accommodation at a new place of posting and allowed to retain the accommodation at a place of his previous posting. Wow, double places. Again, focus. क्या हुआ, एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया एकोमोडेशन एक नई जगह पे जहाँ पे नई पोस्टिंग हुई है, और साथ ही साथ उसे ये भी अलाउ किया कि भाई पुरानी जो एकोमोडेशन है ना अपनी प्रीवियस पोस्टिंग की उसको भी रखे रहो. ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होगी? केवल एक ही के एकोमोडेशन के केस में एप्लीकेबल होगी, जो कि लोअर वैल्यू लिए जाएगी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days. आफ्टर 90 days, the taxable value of both shall be accommodations shall be added to the salary. तो 90 दिन तक तो छूट है, लोअर वाली ली जाएगी. जैसे ही 90 दिन से ऊपर हो रहे हैं, 90 days प्लस हो रहे हैं, तो दोनों कंसिडर कर ली जाएंगी. So let's read this provision. If employee is provided with an accommodation at a new place of posting and also allowed to retain the accommodation at the place of his previous posting, the taxable value shall be determined with reference to only one accommodation which has the lower value for a period not exceeding 90 days.
What if after 90 days? So after 90 days, the taxable value of both such accommodation shall be added to the salary income of the employee. I hope ये तीनों exemptions आपको clear हो चुके हों. I believe आपको amendment clear हो चुका हो, जिसको मैं एक बार फिर से recall कराना चाहूँगी कि हमारे वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में amendment नहीं है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमने हमारी परक्विजिट वैल्यू पे चेंज देखा कि 15 लाख तक आपका जो है 5% है, बिलो 15 लाख 5% है, और 15 लाख एंड अबव अप टू 40 लाख आपका 7.5% हो गया, एंड अबव 40 लाख इज 10% ऑफ दी सैलरी. ये एक प्रोविजन देखा. दूसरा अमेंडमेंट हमने देखा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, जहाँ पे लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. तो पहले था 15% ऑफ दी सैलरी, अब हो गया है 10% ऑफ दी सैलरी. और एक नया क्लॉज ऐड हुआ है जहाँ पे एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है. ठीक है, तो उसको हमने एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से. फर्स्ट ईयर लिया गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 को. ठीक है, और उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमें दिया है वो दिया है 348. तो ये हमने देखे हमारे मेजर चेंजेस, मेजर अमेंडमेंट्स. और हमने ब्रीफ इस प्रोवाइजर को भी डिस्कस किया. कोई डाउट या क्वेरी आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस रेफर करी है उनसे रिक्वेस्ट है आपको बेस जो है क्लास को ही रखना है, और जो अमेंडमेंट्स हैं उनको इंक्लूड कर लेना है, बुक्स में अपने अमेंडमेंट्स को इंक्लूड कर लेना है. लेकिन रीड, अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन जैसे क्लास में कराया गया है या जैसे बुक्स में है वैसे ही करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न में आपको चलना है ताकि आपके मिस्टेक के चांसेस मैनेजेबल हों. कोई डाउट हो आप टीम तक पहुंच सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं. रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ये PDF शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, और न्यूमेरिकल्स को भी हम शॉर्टली लेकर के आएंगे. बट आई वांट टू सी कि आप इसका एक्टिव पार्टिसिपेट करके ये लर्न कर रहे हैं, प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इन सेशंस का बेनिफिट ले रहे हैं. तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.